न्यूमरोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूमरोलॉजी को अगर हम तोड़ें, सो न्यूमेरो और लॉजी. So logy is study, numero is numbers. So study of numbers is numerology. बर्थडे डेट कैसे इंप्रूवमेंट ला सकती है लाइफ में? मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करोगे तो 3 पे ऐड होती है. लाइक सिंगल डिजिट्स, राइट? हाँ, सिंगल डिजिट्स. Got it. ठीक है. सो 4 और 3 मेरे रूलर्स है. 4 को हम बेसिक नंबर या रूट नंबर बोलते हैं, 3 को हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं. ओके. ठीक है. अब सबसे बेसिक चीज जो हम देखते हैं ना, क्या ये दो नंबर्स आपस में कंपैटिबल हैं? क्योंकि कुछ लोग जो आपको ये बोलते दिखेंगे ना कि यार न्यूमरोलॉजी बेकार है, हमारी तो जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, आप उनके नंबर देखना, वो कंपैटिबल होते हैं. तो ऐसे कौन से लकी नंबर्स हैं या ऐसे कौन से अनलकी नंबर्स हैं? छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दो लाल किताब का. लाल किताब इज लाइक द एलोपैथी वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी. कोई ऐसा कार्ड जो आता ही है जब किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है, बहुत बड़ा डिजास्टर कह लो, इन अ पॉजिटिव वे या इन अ नेगेटिव वे. आपको थोड़ा शुगर कोटेड वर्जन चाहिए या आपको बिल्कुल सच सुनना है? टैरो में रेमेडी नहीं होती क्योंकि टैरो बाहर का टूल है. फॉर एग्जाम्पल मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? जिम जाओ, लोहे उठाओ, दैट इज मंगल. ये कर लो तो आपको फिर और लोग के पास जाने की जरूरत नहीं है. सन हमारे फादर हैं. अब आप सन ठीक करना चाह रहे हो, फादर से आप बदतमीजी से बात करते हो. हीलिंग कैसे काम करती है? पैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा कमाने हैं तो न्यूमरोलॉजी भी हेल्प करेगी इस चीज में? न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करेगी. 2-4 बिलियनियर्स ये भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते होंगे आपके हिसाब से? ये एक्चुअली जेपी मॉर्गन का कोट भी है कि एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस इज एक्चुअली फॉर बिलियनर्स. Millionaires may not believe in it, but billionaires definitely They do. believe, right? Yeah. अभी ना रिसेंटली हाल ही में एक न्यूज आई है, लाइक गोविंदा का डाइवोर्स हो रहा है. अगर उनकी मैरिज को बचाना हो तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करे? क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, कुछ भी आप एक टिप देना चाहे, वो क्या देंगे आप? क्या कभी आपने सोचा है कि कैसे न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग आपके फ्यूचर के सीक्रेट्स को खोल सकती है? कैसे न्यूमरोलॉजी आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है या कैसे टैरो रीडिंग आपके फ्यूचर को डिसाइड करती है? क्या ये सब एक बिलीफ है या इसके पीछे एक साइंस का अनदेखा और अनसीन एंगल है? वेलकम टू नो फालतू टॉक. सो मैं हूं शुभ बी और आज हम बात करने वाले हैं बिना किसी फालतू बकवास के सिर्फ और सिर्फ असली बातें. और मेरे साथ है अर्चिका, जो कि एक रीनोन्ड एक्सपीरियंस न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और एक हीलर है. तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड नो फालतू टॉक्स का. हेलो अर्चिका, वेलकम टू नो फालतू टॉक्स. थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत अमेजिंग. सो देखिए, लोगों का एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल, जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग क्या ये एक बिलीफ सिस्टम है या ऑडियंस इसके पीछे ये जानकर पीछे पड़ती है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड किस चीज़ को लेकर है? साइंस को लेकर है या एक बिलीफ सिस्टम को लेकर है? क्या इस पे हम डिसाइड कर सकते हैं? सो इसको ऑकल्ट साइंस के अंदर बोला जाता है, विच इज़ हिडन साइंसेस, जो गुप्त विद्याएं हैं या दैविक विद्याएं हैं. तो उसको थोड़ा साइंसेस से डिफरेंट बनाते हैं, बिकॉज जब तक आप स्पिरिचुअली उस जर्नी पे नहीं हो तब तक ये साइंसेस आपको ना अट्रैक्ट करेंगी. अगर आप ढूंढना भी चाहोगे कंसल्टेशन के लिए, टीचिंग पर्पज से, तो वो नहीं हो पाएगा. सो इट्स राइट इन द मिडिल. एंड इंडिया में तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी का, पंडित, इन सब से इतना कल्चर है कि आई थिंक सब को एक इंक्लिनेशन तो होती है कि हाँ ये चीज़ें काम तो करती हैं. कोई ये नहीं बोलता है कि नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते. सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड विद दैट एज इंडियंस. परफेक्ट. सो न्यूमरोलॉजी को सी बेसिक्स से समझते हैं हम. धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग और एक हीलिंग, राइट? सो बेसिक्स यही है. पहला क्वेश्चन कि न्यूमरोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? ऑफ कोर्स कि ये एक लाइक हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? ठीक है. सो न्यूमरोलॉजी को अगर हम तोड़ें, सो न्यूमेरो और लॉजी. सो लॉजी स्टडी, न्यूमेरो इज नंबर्स. ठीक है. सो स्टडी ऑफ नंबर्स इज न्यूमरोलॉजी. अब इसका हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि आपको नंबर्स कैसे आपका लाइफ पाथ बताते हैं, कैसे गाइडेंस देते हैं. बिकॉज अगर आप देखो, जैसे ही आप पैदा होते हो, सबसे पहली चीज़ क्या नोट करी जाती है? आपके नंबर्स. क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या टाइम ऑफ बर्थ है. नाम वाम तब कुछ नहीं होता है, राइट? सो आपकी जिंदगी वहीं से स्टार्ट होती है और जब डेथ होती है तब भी सेम चीज़ नोट करी जाती है, कौन सी तिथि को हुई है एंड क्या समय था, है ना? तो नंबर्स स्टार्ट टू एंड हम लोगों को वाइब्रेशन देते हैं. ठीक है. और अभी मॉडर्न टाइम्स में क्या हो गया है, आपके एक तो नेम का वाइब्रेशन होता है. ठीक है. सो आप अगर एस्ट्रोलॉजी से कंपेयर करो तो तब बस एक लेटर का सिग्निफिकेंस होता है. न्यूमरोलॉजी उससे बहुत आगे है. सो न्यूमरोलॉजी में डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे पाइथागोरस फील्ड होता है, शाल्डियन होता है. शाल्डियन सबसे ज़्यादा फेमस है बिकॉज पाइथागोरस में क्या किया है, A to Z जो लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लीनियर वे में दे दिया. शाल्डियन में एक्चुअली पढ़ा गया है कि हर नंबर की कैसी वाइब्रेशन है, उसको प्लैनेट से मैच किया.
फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 सन से बहुत मिलता है, लीडर्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, जब सन आता है तो कुछ और शाइनी होता है, नंबर 1 वाले भी ऐसे होते हैं। सो वैसे करके स्टडी किया गया है और वैसे फिर लेटर्स को वाइब्रेशन दी गई है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फिर नाम की वाइब्रेशन, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं होती, वो पैरम डिपेंडेंट है। अब क्या है, अब कार के नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं, सो वो नंबर की वाइब्रेशन हम सबको अफेक्ट करती है। आप कोई एक नंबर है वो हमें सूट करता है, कोई नहीं करता है। शादियों में नंबर्स का कितना सिग्निफिकेंस है, 7 फेरे की होते हैं, 108 की माला की होती है। सो इंडिया में तो हम बहुत टाइम से नंबर्स की वाइब्रेशन इतना मानते आ रहे हैं, 9 नवरात्रे क्यों है, राइट, इट्स कॉल्ड नवरात्रे। तो हर जगह नंबर का सिग्निफिकेंस है और हमारे लिए क्या है कि क्यों वो नंबर्स, उनका क्या इम्पैक्ट है, हर नंबर कुछ कहता है, इट्स लाइक दैट। एंड उसका जिस दिन हम बॉर्न हुए हमें कौन रूल करता है, कौन सा हमारे लिए प्रोफेशन अच्छा रहेगा। क्या ऐसा बहुत बार होता है कि कभी कभी ना हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, या जिंदगी में मज़ा नहीं आ रहा, कुछ मेरे साल बहुत अच्छे गए, कुछ नहीं गए, वो दशा डिपेंडेंट है और वो डेट ऑफ बर्थ से डिटरमिन होती है। सो वो सारी चीज़ें बहुत बार लोग बस इसको प्रोडिक्शन और रेमेडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, और दैट इज जस्ट वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। अगर आप ये देखो कि यार मेरे लिए इट्स लाइक अ GPS, आप कहीं भी पहुंच रहे हो, अब वो आपके ऊपर है कि आप ट्रैफिक में लग के आओ, हाईवे लो। नंबर्स इन चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस हैं टू लाइक अपना करियर बिल्ड करने के लिए। Correct. ये कहना चाह रहे हैं सबसे ज्यादा। सो करियर इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। सबसे पहली बात ये है कि क्या आप अपने नंबर्स को समझते हो और उसके साथ सिंक में जिंदगी जी रहे हो। मतलब अगर जैसे मैं नंबर 4 हूँ और मेरा डेस्टिनी नंबर 3 है, सारा कुछ ऐड करके, तो मैं जितना काम ऑनलाइन करूंगी, जितना टीचिंग कोचिंग रिलेटेड काम करूंगी, मैं उसमें सबसे अच्छा करूंगी। अब मैंने पूरी जिंदगी इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ के MNCs में काम करके निकाल दी, सिर्फ इसलिए कि यार मज़ा नहीं आ रहा। कोई मुझे अगर बहुत पहले ही बता देता, कोई करियर काउंसलर कभी ये नहीं बता पाया। फिर उसके बाद आप कितना सारा न्यूज़पेपर्स में पढ़ते थे उस टाइम पे भी, दिस फील्ड विल डू वेरी वेल, इकोनॉमिक साइकिल ये है और कितनी सारी चीज़ें। बट बहुत बार हमें होता है कि चलो यार पैसे के लिए काम करें, मज़ा नहीं आ रहा। सो वो वाली चीज़ है कि आपको ज़िंदगी जो आप जी रहे हो उसमें मज़ा आना शुरू हो जाए, एंड देन एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल, कि पैसा भी आ रहा है, करियर में ग्रोथ भी मिल रही है, रिलेशनशिप्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो वो ज़िंदगी किसको नहीं चाहिए। सो आपका जैसे अभी आपने बोला कि बर्थडे हो गया या ऐसा कोई बड़ा नंबर, तो ऐसा लाइक इम्पैक्ट होता है कि बर्थडे डेट किसी की या किसी की लाइक लाइफ में इम्प्रूवमेंट कैसे, बर्थडे डेट कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकती है लाइफ में? सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही हुआ ना एक तरीके से, राइट? तो आप बताइए इसके बारे में। मैं जैसे अपना एग्जांपल देती हूँ, बिकॉज आई डोंट लाइक टू टेल समथिंग कि जो अपने आप आपने आजमाए नहीं और उसके रिजल्ट्स नहीं देखे, ठीक है। सो अब जैसे मेरा 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं क्या 4 और 3 आपस में कंपैटिबल है। मेरे वाले में नहीं है। 4 और 3 कैसे? लाइक आप बर्थडे डेट को, मेरा बर्थडे आता है, ठीक है, और मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करोगे तो 3 पे ऐड होती है, लाइक सिंगल डिजिट्स, राइट? हाँ, सिंगल डिजिट्स, ठीक है। सो 4 और 3 मेरे रूलर्स है। 4 को हम बेसिक नंबर या रूट नंबर बोलते हैं, 3 को हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे बेसिक चीज जो हम देखते हैं ना, क्या ये 2 नंबर्स आपस में कंपैटिबल हैं? क्योंकि कुछ लोग जो आपको ये बोलते दिखेंगे ना कि यार न्यूमरोलॉजी बेकार है, हमारी तो जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, आप उनके नंबर देखना वो कंपैटिबल होते हैं, इसीलिए बहुत खुश घूम रहे होते हैं। अब उनकी दशाएं भी अच्छी चल रही हैं तो कोई कुछ नहीं मानता है। जो लोग बिलीव भी नहीं करते, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी लाइफ मस्त है, सब बढ़िया चल रहा है, बहुत स्टडी करके तो लेकिन उनके पीछे का जो साइंस कह लो या सीक्रेट्स कह लो, दैट इज न्यूमरोलॉजी। इट इज लाइक आपके मम्मी पापा ये 2 नंबर है, दोनों ही आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, तो कोई कभी मना करेगा कि यार जिंदगी में तो मुझे पता है ना मेरी बैक है। अब कोई एक है जो या तो अगर आपका एक पेरेंट ना हो या आपको सपोर्ट ना कर पाए, तो फिर आदमी को कुछ खटकता है ना, वही वाली चीज है। तो सबसे पहले वो समझना है, हाउ डू यू मैनेज दैट, ठीक है। सो वो चीज़ है। फिर आपका जो नेम नंबर है, क्या वो आपके लकी नंबर पे ऐड होता है? ये 4 और 3 के जो कॉमन लकी नंबर्स पे भी आऊंगा मैं। ऐसे देखते हैं। ओके, सो आप एक चीज बताइए कि लाइक आपने कहा हर एक नंबर की एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे कौन से लकी नंबर्स हैं या ऐसे कौन से अनलकी नंबर्स हैं? तो आप इन दोनों कैटेगरीज का बताइए कि कौन से लकी और कौन से अनलकी। परफेक्ट। अब इसमें ना न्यूमरोलॉजी में सबसे ज़्यादा खूबसूरती की बात क्या है कि सब कुछ बहुत स्पेसिफिक है। एक तो नंबर से सब बहुत लॉजिकल है, सो दिस इज़ वाई इट्स साइंस, बिकॉज डेटा ड्रिवन साइंस है। बहुत लोग की डेट ऑफ बर्थ पढ़ी, हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है इंडिया में, उसके साथ प्लैनेट्स का सिस्टम डाला, ठीक है। सो बाहर चाहे जैसे लोशो ग्रिड बहुत फेमस है चाइनीज एंड ऑल में, हम लोग व्हाट इज लोशो ग्रिड? मेरे को नहीं पता पर्सनली। है 9/9, सो 3/3 का एक स्क्वायर बनता है जिसमें 1 to 9 डिजिट्स आते हैं। ओके ओके। और आप सब जगह से टोटल करोगे, चाहे वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली,
वो 15 पे ऐड होता है। ओके, ठीक है, सो ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, बहुत लंबी कहानी है इसकी, बट मोस्टली सबसे ज़्यादा फेमस ये है। एंड अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी देखते हो तो शाइलियन न्यूमरोलॉजी फेमस है। हम इंडिया में क्या करते हैं, हम वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी फॉलो करते हैं, बिकॉज हमारे पास एस्ट्रोलॉजी की बहुत बड़ी बैकिंग है। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये है कि जो नंबर 1 के साथ कंपैटिबल है, मतलब क्या लकी है, इसमें हम ऐसे देखते हैं फ्रेंडली, एनिमी और न्यूट्रल। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिससे मेरी नहीं पड़ती है वो मेरा दुश्मन ही निकले, इसलिए न्यूट्रल चीजें भी। अनलकी कुछ नहीं है बेसिकली इसमें, कहना अनलकी होता है, बिल्कुल होता है, बट ये नहीं है कि एक के लिए सबका सेम बैठेगा। सो बहुत लोग ये बोलते हैं या न्यूमरोलॉजी को इसलिए नकार देते हैं कि अच्छा पूरी दुनिया हमने 9 पार्ट्स में बस 1 to 9 में डिवाइड कर दिया। एक्चुअली 81 कॉम्बिनेशंस हो ना, अगर आप दिमाग लगाओ, जो मैंने अभी आपको बोला बेसिक और डेस्टिनी क्या है, 2 नंबर्स है। सो 9 into 9 81 कॉम्बिनेशंस बन गए, सो विच इज अ लॉट। फिर उसके बाद सबकी दशाएं चेंज हो जाती हैं, नंबर के हिसाब से करते हैं। इसीलिए वैदिक न्यूमरोलॉजी मुझे इसीलिए ज़्यादा पसंद है। तो हम जैसे कुंडली में देखते हैं ना, हमारी बर्थडे टू बर्थडे दशाएं चेंज होती हैं, सेम वैदिक न्यूमरोलॉजी में होता है। उससे स्पेसिफिक बनता है, उससे हम देखते हैं इस साल के लिए मेरे लिए क्या लकी है क्या नहीं है। अब लकी से अगर मैं कंपेयर करूं, लेट सपोज कि ऑब्वियसली एवरीवन वांट्स इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ, राइट, सबको सक्सेस चाहिए। बिल्कुल। तो मैरिज की अगर हम बात करें या लाइफ में इंप्रूवमेंट्स की बात करें, तो न्यूमरोलॉजी कहाँ इंपैक्ट देती है इन चीजों में? परफेक्ट, ये इतना अच्छा सवाल है क्योंकि न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग मैंने देखी है, एस्ट्रोलॉजी से भी बहुत बेटर काम करती है, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है बहुत साल पहले का कि 36 गुण मिलाओ, आप राक्षस गण से हो, मनुष्य गण से, उसके बाद भी डिवोर्सेस होती हैं बहुत। ठीक है, क्योंकि साइंस ने जो इतना इवॉल्व किया, लोग तो इवॉल्व कर गए हैं। सो आप न्यूमरोलॉजी में देखते हैं, हम 3 प्लेन्स में सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से पॉइंट्स देखते हैं कि इमोशनली कंपैटिबल है या नहीं है, मॉनेटरी वाइज कंपैटिबल है, क्योंकि आप दोनों वर्किंग एजेंडर्स। ठीक है, एंड तीसरा चीज हम ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिकल प्लेन जो है, कि एक है कि बहुत रूठता है, बहुत इमोशनल है, दूसरा कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, तो इनकी लड़ाइयाँ इसी बात पे खत्म नहीं होंगी कि यार ये कोई रूठने वाली बात थी, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सो ये काफ़ी मॉडर्न चीज़ है, प्लस इसमें सोल्यूशन भी है फिर कि आपको कब चुप रहना है, कब नहीं रहना है, नेम उस हिसाब से ले लो, मोबाइल नंबर का टोटल उस हिसाब से ले लो। अब किसी की शादी हो चुकी है, अब आप उसको ये थोड़ी बोलोगे जी आपकी तो कंपैटिबिलिटी नहीं है, राइट। फिर अब ये सारे सॉल्यूशंस वर्कआउट करते हो, ये लॉन्ग रन सॉल्यूशंस। तो बहुत बार दशा के आपने कहा मोबाइल नंबर से रिलेटेड अगर मैं पूछूं एक क्वेश्चन, तो मोबाइल नंबर्स अगर लेट सपोज कि मेरे मोबाइल में लेट सपोज 3 डिजिट सेम है, लोगों के 4 डिजिट सेम होते हैं, कुछ लोगों के 5 डिजिट सेम होते हैं, एंड द नंबर्स आर एक्सपेंसिव बाय लाइक टाइम बाय टाइम। अगर वीआईपी नंबर्स एक्सपेंसिव ही होते चले जाते हैं जितने सेम डिजिट के होते हैं, तो वो भी इम्पैक्ट करता है लोगों की लाइफ को, वो नंबर्स भी इम्पैक्ट करते हैं, बहुत करते हैं। इनफैक्ट इसके बाद आपके पैसे बहुत बचने वाले हैं, बिकॉज न्यूमरोलॉजी सेज किसी भी एक नंबर का वाइब्रेशन अगर आप ज्यादा लोगे ना तो प्रॉब्लमेटिक है। अच्छा, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड ना, राइट। कोई भी दूध का धुला तो है नहीं प्लैनेट, है ना। तो अगर जैसे आप 1 नंबर, जैसे मैंने सूर्य की बात करी, आपने कम क्वांटिटी में लिया, पहले तो ये देखते हैं लकी या अनलकी है। हाँ जी। ठीक है, अब हमने 1 नंबर बहुत ले लिया, मान रहे हैं कि लकी है या न्यूट्रल है, ले लिया, पर बहुत लाइन लगा दी 1 की, तो ईगो बहुत बढ़ जाएगा। लेट्स चेंज इट फ्रॉम 1 to 7, लाइक 7 नंबर लोग बहुत 7 अगर आप लोगे तो आप ऐसा समझो कि 7 से ना आपके अंदर सिक्लूजन बहुत बढ़ जाएगा, लोगों के साथ आप लोग लगेगा यार बेकार है, क्योंकि 7 नंबर अल्टीमेटली केतु का है, बहुत स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं कि ये ना सब मोह माया है, तो आप उसी जोन में चले जाओगे। दोस्त बोलेंगे यार तू तो पहले बड़ा पार्टी करता था, घर वाले बोलते तू तो बड़ा बैठता था, आप डिप्रेसिव टेंडेंसीज में भी जा सकते हो बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव नंबर्स, जो उसके मोबाइल नंबर में कह लो आप, या किसी भी चीज में अगर वो एक्सेसिव नंबर्स यूज करता है तो उसके लिए भाई डेंजरस है, हानिकारक कह लो हिंदी। ये बहुत सिंपलिफाइड वे में मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि 10 डिजिट्स होते हैं, तो आप 2-2 कॉम्बिनेशंस देख के फिर एंड किससे कर रहे हैं, उसका टोटल किस कंपाउंड पे आ रहा है। सो 6 का 33 लेना है, 42 लेना है, 24 लेना है, उस सब पे बहुत डिपेंड करता है। तो देखो, कहा जाए यार न्यूमरोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो आई गेस एक दिन भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि नंबर्स के बारे में हर एक नंबर की आपने बताई एक ना एक खूबी होती है, एक ना एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन एक नंबर मेरे को ऐसा बताओ जो एक्सेसिव यूज भी करें तो उससे लोगों को इंप्रूवमेंट ही मिले, लाइक ग्रोथ ही मिले। एक नंबर कोई ऐसा ना होता नहीं है, लोशो ग्रिड के हिसाब से 5 नंबर मानते हैं। ठीक है, बट 5 नंबर इज लाइक कोई भी अगर एक्सेसिव यूज करे ना तो मतलब हार्म नहीं देगा ज्यादा, राइट। ऐसे वैदिक में 7 मानते हैं, उसको भाग्य का नंबर बोलते हैं। बट इसीलिए मैंने इतनी जो कहानी बोली वो इसलिए थी कि लोग इस चीज के पीछे ना भागे, क्योंकि आप दोबारा से ये चीज समझो कि आपको ना अपने रूलर समझने बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो ये 2 नंबर्स आपको रूल कर रहे हैं, जैसे 4 और 3 मैंने अपने केस में बोला, तो राहु एंड जुपिटर कर रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा को खुश रखो, विज़ पूरी दुनिया के एल्डर्स को खुश रखो, कौन आपको ज्यादा बैकिंग देंगे, जिसके अंडर आप आते हो, सेम लॉजिक है।
इसलिए लोग जो ये रेमेडीज या यूट्यूब पे उपाय देखे करना है और जनरल चीज़ें मानते हैं, वो ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपका एनिमी प्लैनेट हो या उसकी वाइब्रेशन आपको नहीं चाहिए। ओवर पावर्ड भी होते हैं नंबर, जो डोनेशन से फिर हम खत्म करते हैं उनकी पावर को। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार। ओके चलो अब बात करते हैं टैरो रीडिंग के बारे में ठीक है। थोड़ा, क्योंकि न्यूमरोलॉजी का टॉपिक बहुत लंबा खिंच जाएगा। टैरो रीडिंग के बारे में आप मेरे को ये बताओ कि क्या ये एक साइंस बेस्ड है या एक इंट्यूशन बेस्ड है? क्योंकि इंट्यूशन बेस्ड तो यही होगा ना, टैरो रीडिंग जितना हमें पता है कि लाइक एक क्लाइंट है, दे हैव टू सेलेक्ट द कार्ड, राइट, वो उसकी डेस्टिनी डिसाइड करेगा, राइट। तो एक इंट्यूशन है आपकी कि आप बताएंगे कि जो उसने कार्ड सेलेक्ट करा, या एक साइंटिफिकली भी कोई इसका आंसर है? ठीक है। सो टैरो इज मेनली इंट्यूशन बेस्ड, न्यूमरोलॉजी ज़्यादा साइंस की तरफ है, क्योंकि टैरो की अगर आप हिस्ट्री देखो ना, तो जो सबसे ज़्यादा डेक यूज होता है, डेक इज पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है, राइडर एंड वेट होता है। उसमें क्या होता था, एंड कॉलमन स्मिथ ने उसको पेंट किया, जो आप पिक्चर्स देखते हो। सो जो राइडर एंड वेट है, ठीक है, एक पब्लिशर है, एक एक्चुअल है जिसने वो पूरा बताया है, एंड कॉलमन स्मिथ ने उसको किया है पेंट। उनको बोला ये जाता है कि जैसे लाल किताब में बोला जाता है ना कि उनके कान में आती थी पंडित जी को, वैसे ही सेम टैरो में भी ये होता है। छोटा सा डिस्क्रिप्शन बता दो लाल किताब का, आजकल बहुत फेमस भी चल रहा है ना पॉडकास्ट में। सो लाल किताब इज लाइक द एलोपैथी वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कि उनको पंडित रूपचंद जी ने बनाया था, एंड उनको ये लगा कि भाई वैदिक पढ़ने में और रेमेडीज करने का टाइम कलयुग में लोगों के पास होगा नहीं, ना उनको पल्ले पड़ने वाला है। तो उसका एक शॉर्टर और क्रिस्पर वर्जन है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, जो कि लोगों ने लगते हुए देखा है। सॉल्यूशन कह लो एक चीज का, उसमें हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। वो आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये कहना चाह रहे हो ना, राइट? हाँ। सो एस्ट्रोलॉजी में जैसे आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि प्लैनेट कौन सा कहाँ बैठा है, राशि कौन सी है, ये सब वो सब लाल किताब में बहुत नलिफाई हो जाता है। सो बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, सबसे ज्यादा लाल किताब अपनी रेमेडीज के लिए फेमस है। परफेक्ट। अच्छा, कार्ड्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, राइट? अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, किसी का कोई ऐसा कार्ड जो आता ही है जब किसी की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है, बहुत बड़ा डिजास्टर कह लो, इन अ पॉजिटिव वे या इन अ नेगेटिव वे, तो क्या रहेगा वो? ठीक है, कौन सा कार्ड होता है बेसिकली, आप ये बताइए। मैं ना लास्ट क्वेश्चन से शुरू करती हूँ, बिकॉज टैरो की ये खूबसूरती है कि वो गाइडेंस टूल की तरह जितना देखा जाए ना, कि जैसे हम बोलते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वो टैरो पे अप्लाई करता है, कि अगर आप उसकी गाइडेंस देख सको, जो हम हाइंडसाइट में रियलाइज करते हैं ना कि यार अच्छा ही हो, मेरे साथ बुरा भी हुआ तो अच्छा कार्ड शॉर्ट होता है एक व्हील ऑफ फॉर्चून करके, जिसको हिंदी में बोले व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि भाई समय किसी का भी सेम नहीं रहता है। इसमें हम ये इसको मेजर आर्काना कार्ड बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहती, बट वो है जो शॉर्ट बताते हैं। अगर हम टैरो कार्ड स्प्रेड करें और मेजर आर्काना आ जाए, उसको बदलना मुश्किल है। हाँ, ओके। सो आर्काना इज मिस्ट्री एंड मेजर इज मेजर मिस्ट्री ऑफ लाइफ, कि शादी कब होगी, करियर, ये जो मोटे मोटे काम हाँ जी, हाँ जी। फिर बहुत 70% ऑफ द डेक इज माइनर आर्काना, डे टू डे इवेंट्स, क्या मुझे आज ट्रैफिक मिलेगा, क्या ये पॉडकास्ट सही जाएगा, टाइम पे खत्म होएगा। हाँ, सो वैसी चीजें कि डे टू डे इवेंट्स, ठीक है। सो ऐसे डिवाइड करते हैं। सो इसलिए जैसे आपने क्वेश्चन पूछा नहीं, पक्का होगा ही होगा, उसकी 90% प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो आपके साथ कुछ अच्छा होगा। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है अगर ये कार्ड आए, देन यू कैन से कि भाई इसका ये होने वाला है। एंड वो रीडर अपने आप को कितना क्लीन रखता है, कितना अपने कार्ड्स चार्ज करता है। कुछ लोग हैं जो रीडिंग बैक टू बैक करते हैं, तो एनर्जी बेस्ड टूल है। मैंने आपकी रीडिंग करी, फिर मैंने किसी और की करी, उसको क्लेंस नहीं किया, तो आपकी एनर्जी उसमें रह जाएगी। कार्ड्स शफल करते हुए ना भारी हो जाते हैं, हमें फुल मून पे चार्ज करने पड़ते हैं, बहुत सारे चार्जिंग मेथड्स होते हैं। फुल मून में चार्ज, राइट? लाइक मैं समझा नहीं थोड़ा सा। सो जैसे आप उसको फैला दोगे, हम खाना खाते हैं, राइट, जितनी भी ऑकल्ट में चीजें हैं, चाहे आप हीलिंग्स देखोगे, ठीक है, या आप टैरो कार्ड, कुछ भी स्पिरिचुअल चीज देखोगे, वो मून से ज्यादा डिपेंडेंट है। कुछ लोग सन से भी चार्ज करते हैं, सो नेचुरल चीजें यूज होती हैं, क्योंकि मून क्या है, इंट्यूशन का कारक है। मींस देयर इज सम पावर इन दैट कार्ड, दैट व्हाट यू आर सेइंग, डेफिनेटली वो है। और कार्ड्स हर बारी ऐसे रिलेट करते हैं, क्योंकि हम बहुत फेमस स्प्रेड क्या होता है, स्प्रेड मतलब हम क्या निकाल रहे हैं कार्ड्स, उसको बोलते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर यूज करते हैं, तो प्रेजेंट और फ्यूचर शायद आप हमें बाद में बताओगे, ठीक है, पास्ट तो आप रिलेट कर पाओगे ना। सो वो है एक साइंटिफिक तरीका रीड करने का, कि भाई आपसे पास्ट अगर रिलेट कर रहे हैं तो प्रेजेंट और फ्यूचर की भी आपसे कोई बात करेगा, वो वाली चीज़ है। सो देन इट्स अ मिक्स ऑफ साइंस एंड इंट्यूशन, बट मोटा मोटा टैरो तो इंट्यूशन वाइज ही है। टैरो रीडिंग में बेसिकली जो क्वेश्चन मेरा मैं आपसे पूछने वाला हूँ, राइट,
कि हर बार आप जैसे एक क्लाइंट आ जाए आपके पास, वो कल भी आ रहा है आप पर और वो परसों भी आ रहा है, तो सेम ही आंसर्स आते हैं डेली बेसिस पे या वो चेंज भी होते हैं? परफेक्ट। सो इसमें ना रूल होता है कि जो आपने रीडिंग कराई है वो टेक्निकली 3 से 6 महीने तक वैलिड रहेगी, क्योंकि एनर्जी बेस्ड टूल है और एनर्जी चेंज होने में टाइम लगता है, अनलेस आप गाइडेंस फॉलो करके जो आपको बताए गए है उसको मैनिफेस्ट करके दूसरी तरफ लेके जा रहे हो। पर मेजर आर्काना आ गया तो ज़्यादा आप नहीं हिला पाओगे उस चीज़ को। सो अगर आप रोज़ आ रहे हो तो आपको डिफरेंट क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, अदरवाइज कार्ड्स आपको कंफ्यूज कर देंगे। सो ये रूल्स हैं। डेली वो सेम क्वेश्चन पूछेगा, फिर डेली सेम क्वेश्चन पूछोगे तो कभी यस आ रहा है, कभी नो आ रहा है, कभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कार्ड ने जो पहली बार बोल दिया ना वही सच होता है। उसके बाद तो आप बिलीव नहीं कर टूल सकते। टेस्ट कर रहे हो। सो कार्ड्स को भी बुरा लगता है कि भाई आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता, मेरे पास क्यों आ रहा है। उनको ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो फेक है यार, आज कुछ बता रहे हैं, कल कुछ बता रहे हैं, परसों कुछ? सो आप उसको दूसरी तरीके से देखो कि अगर आपको एक बार आंसर मिल गया, दोबारा पूछोगे, अगर किसी इंसान से भी पूछोगे तो आपको क्या बोलेगा, यार तेरे को मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है तो फिर तो मेरे पास आता क्यों है? कार्ड्स भी सेम है। मतलब टैरो रीडिंग वालों से आप बहस नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे हैं ना? आप अपनी डेस्टिनी के साथ खेल रहे हो। लोग ऐसा करते हैं ना, डिफरेंट रीडर्स के पास वो जाके। कह लो अब मेंटली, अब अगर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली वो फिर आएगा ना आपके पास, या फिर उसको दोबारा कहे कि मेरे को आंसर्स नहीं मिले। लेकिन उन लोगों को हम इन आंसर से भी पहले क्वेश्चन अगर पहली बार से भी हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए उसको, तो दूसरी बार से भी कैसे ही होगा वो सेटिस्फाई? तो इसमें तो उसका फॉल्ट हुआ ना। फॉल्ट किसी का भी नहीं है, क्योंकि लोग परेशानी आते हैं तो उनकी भी गलती नहीं है। बट टैरो कार्ड सिर्फ येस और नो नहीं है कि यार ये होगा या नहीं होगा, उसमें बहुत डीप गाइडेंस होती है। अगर आप उसको फॉलो करो तो जो भी आपसे रीडिंग कराने आते हैं वो अल्टीमेटली हील ही होके जाते हैं। तो चलो मेरे को आप एक बात बताओ, लेट सपोज किसी की आपने रीडिंग करी, टैरो रीडिंग, राइट? उसका सॉल्यूशन नेगेटिव आया एंड आपको उसे बताने में थोड़ी सी ना झिझक हो रही है, मैं उसको कैसे बताऊं, तो आप उसको इंस्टेंट सॉल्यूशन दोगे या कहोगे कि कुछ टाइम रुक के मैं आपको बताऊंगी ये चीज? मैं तो नहीं करती ऐसा कि रुक के बताना, क्योंकि जब भी कोई आता है और जिसको इन मोडालिटीज पे विश्वास है उसको सच सुनना होता है, क्योंकि वो 2-3 दिन के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। Correct. पर बाद में फिर बहुत गुस्सा आता है कि मेरे को मेंटली प्रिपेयर नहीं किया। पहली बात ये है। एंड सेकंड, एज अ रीडर ये आपकी ड्यूटी है। सबके डिफरेंट एथिक्स होते हैं। आप डॉक्टर के पास जाओ और अगर वो आपको नहीं बताया, सपोजिंगली कैंसर है आपको, वो या तो डिटेक्ट नहीं कर पाए, आपको बताया नहीं, तो क्या आपको पसंद आएगा? नहीं, बिकॉज यू वांट टू निप इट इन द बड ना। Exactly. सेम चीज है कि लोग खुद पहली भी बारी आके में ही क्लाइंट बता देते बता हैं दो कि जो है। हाँ, कि जो भी होगा आप हमें बताना, वरना मैं इतना पूछ लेती हूँ कि भाई आपको थोड़ा शुगर कोटेड वर्जन चाहिए या आपको बिल्कुल सच सुनना है। बुरा भी ना लगे ना। करेक्ट, कि आप उसके लिए रेडी हो। कभी कभार लोग बहुत परेशान आते हैं तो फिर आप उसको थोड़ा शुगर कोट करके बता सकते हो, बट झूठ या छुपाना वो नहीं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है उसकी लाइफ में, वो कैसे बताओगे? सो वही देखने का नजरिया कि प्रॉब्लम आने वाली है, तो कार्ड आपको ये बताएंगे कि यहाँ तक आप क्यों पहुंचे हो। और ये अगर जिसको आप प्रॉब्लम देख रहे हो ना, ये प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपको कुछ नई बिगनिंग मिलने वाली है। वो क्या नई बिगनिंग है वो हम देखते हैं कि आप यहाँ से छूटोगे या लेसन सीखोगे। कार्ड्स टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस कि आप पिछले कर्म से कौन से लेसन लेके आ रहे हो, और अगर अभी नहीं सीखा तो यूनिवर्स फिर दोबारा चांटा मारेगा। तो या तो अभी खा लो या तब याद खा लेना। ऑब्वियसली वो तो सच है, दैट इज द रियलिटी। और ह्यूमन नेचर है बार बार एक ही चीज के पीछे पड़े रहना। जब तक वो खुद उसको खुशी नहीं मिलेगी ना, Correct. वो आप पे आते ही रहेगा कि मेरे को बताओ, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, रेमेडी दो, कुछ ना कुछ। तो रेमेडी में आप उसको क्या बताते हो, क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे, मतलब कोई भी नॉर्मल सी बात? ठीक है। सो जैसे ना टैरो में रेमेडी नहीं होती, क्योंकि टैरो बाहर का टूल है, गाइडेंस टूल है, उसमें सब कुछ कवर्ड है। कि अगर फॉर एग्जांपल सबकॉन्शियस माइंड पढ़ता है टैरो में, गाइडेंस क्या होगी कि भाई आपको जाके क्लियर कट कॉन्वर्सेशन करनी है। अगर आप किसी के बारे में पूछने आए हो, या मेरे पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं है, तो आप बॉस के साथ कभी भी फुल्ली जाके ट्रांसपेरेंट बात नहीं करते हो। आप कुड़ रहे हो, पॉलिटिक्स हो रही है आपके खिलाफ, क्यों? क्योंकि आप ऑफिस से जल्दी निकल रहे हो, या टीम नेटवर्किंग इवेंट्स, इतनी डिटेल्स भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, सो वो अगर आपने गाइडेंस मान ली तो अच्छी बात है। अदरवाइज न्यूमरोलॉजी में जो रेमेडीज होती हैं वो भी सब रीडर और सब न्यूमरोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है। या तो अब भाई जो हमें सबको पता है, ये चढ़ा के आ जाओ मंदिर में, वैसा है, या फिर बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें ये हैं। फॉर एग्जाम्पल मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी क्या है? जिम जाओ, लोहे उठाओ, दैट इज मंगल। ये कर लो तो आपको फिर और लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मदर हमारी मून है बेसिकली, अगर कहीं इस चीज को, तो सन हमारे फादर हैं। अब आप सन ठीक करना चाह रहे हो, फादर से आप बदतमीजी से बात करते हो, बाकी आप सारी रेमेडीज कर रहे हो। मैं सूर्य को जल चढ़ा रहा हूँ, टाइम से उठ रहा हूँ, फादर से आपकी बनती नहीं। जो आपके सामने प्रैक्टिकली आपका प्लैनेट खड़ा है, अगर आप उनके बस पैर छू के 2 मिनट उनके साथ बिता के आप बदतमीजी ना करके जियोगे, वो रेमेडी इज मच बेटर देन डूइंग ऑल ऑफ दिस। सुन लो तो बेटर यही है कि अपने पेरेंट्स की सुनो, उनकी सेवा करो,
ऑब्वियसली यही फादरली फिगर्स, देखो हिंदू धर्म में तो हमारे में ये भी तो कहते हैं ना कि घर में अगर भगवान घर में ही है आपके, राइट, आप उनको पूजो, उनकी सेवा करो, देन आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द रियलिटी। अब ये लोग फॉलो नहीं करते, इनको भगवान बाहर ही चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा है, नॉट एवरीवन। बाकी जो ये चीज समझ जाते हैं वो जल्दी आगे निकल जाएंगे। यही होगा रेस में, है तो रेस ही तो चल रही है एट द एंड। तो अगर हम हीलिंग और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें, हीलिंग कैसे काम करती है? आप एक हीलर भी है, राइट? तो बताइए इसके बारे में। ठीक है, सो हीलिंग समझने के लिए ना हमें कर्म समझने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। सो बहुत शॉर्ट में 3 टाइप ऑफ कर्म होते हैं। एक होते हैं संचित कर्म, एक होते हैं प्रारब्ध कर्म, एक होते हैं क्रियामान। संचित क्या है? जो हमने संचय किया, एक्यूमुलेट किया है सारे पिछले जन्मों में। ठीक है। प्रारब्ध क्या है? जो मेरी सोल ने इस लाइफ टाइम के लिए चूज किया, ये वाला कर्म मैं भोगूंगी, चाहे अच्छा है बुरा। स्पिरिचुअल लेसन्स, लाइफ लेसन ये बोलते हैं। ठीक है। क्रियामान क्या है? जो मैं इस जन्म में कर्म कर रही हूँ, जिससे मेरा भाग्य और आगे लिखा जा रहा है। ये 3 है कर्म। अब हीलिंग जो है, स्पेशली एनर्जी हीलिंग जितनी भी है, जो मेडिटेशन है, पूजा पाठ है, उसमें बहुत टाइम लगता है। ये भी एनर्जी हीलिंग है। इसलिए बहुत लोग आप देखोगे हमने सब भोलेनाथ पे छोड़ रखा है, अवॉइड करते हैं पूजा पाठ करना, क्योंकि दैट इज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी हीलिंग। वो कर रहे हो तो आपके कर्म पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। ये सारी मोडालिटीज आपका जो डेस्टिनी है उसको पढ़ने का ही तो तरीका है और स्मूथ लाइफ बनाने का है। ठीक है। तो आप अगर हीलिंग करते हो ना, तो ये आपके प्रारब्ध पे काम करता है। सो असली रेमेडी यही होती है कि जो मैं फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट होना था मेरा रोड पे, मेरी टांग टूटनी थी, बट मैं घर पे बैठी, शायद बस मैंने क्रेप बैंडेज लगा ली तो मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, इतनी चोट नहीं खानी पड़ी। वो इम्पैक्ट कम करने का, चाहे आप रेमेडी करो चाहे एनर्जी, जो होना है वो होकर ही रहेगा, वो होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है अगर हम हीलिंग करवाते हैं। करेक्ट, ये कहना चाह रहे हैं। बेस्ट रेमेडी वही है और आपके हाथ में भी वही है। सो ऑब्वियसली रेकी और एनर्जी हीलिंग से लाइफ में कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है? सेम क्वेश्चन है जो हमने न्यूमरोलॉजी और टैरो रीडिंग में पूछा। इससे कैसे लाइफ इंप्रूव होगी? ठीक है। सो एनर्जी हीलिंग ना एक अम्ब्रेला टर्म है, जैसे हमने बात करी। इसमें मोटा मोटा समझे, मेडिटेशन आता है, पूजा पाठ आता है, फिर ये वाली आती है जो मॉडर्न हीलिंग्स है। रेकी हीलिंग हो गई, लामा फेरा हीलिंग, टच बेस हीलिंग, जैसे हम साईं बाबा वगैरह वाली चीज़ भी देखते थे, टच करके कर दिया, जीसस क्राइस्ट ने कर दिया, वही सेम चीज़ है। ठीक है। रेकी हीलिंग आती है, लामा फेरा हीलिंग में हम लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी यूज़ करते हैं, 21 तारा माँ हीलिंग में हम तारा माँ की एनर्जी यूज़ करते हैं। ऐसे हुमकारा हीलिंग में हम माँ बगलामुखी, माँ काली की यूज़ करते हैं। सिंबल्स यूज होते हैं। आप इन सब की एनर्जीज लेट सपोज यूज कर रहे हो, यू हैव टू बी स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड। आपको अंदर से भी पूरा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा ना, क्योंकि हर कोई ऐसे एनर्जी यूज नहीं कर सकता, राइट? ऐसा नहीं है वैसे, ऐसा नहीं क्योंकि है, ये कलयुग के लिए बनाए गए, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको सात्विक रहना है, अच्छे से बात करनी है, रात को नहीं उठना है, ऑल ऑफ दैट। इसीलिए बनाया गया क्योंकि आपको मेडिटेशन के लिए पहाड़ों की चोटियों पे या पूजा पाठ के लिए मंदिर की घंटियां बजाने की जरूरत नहीं है। आप यही करो, दिस इज लाइक डूइंग डस्टिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आजकल जिस हिसाब से स्ट्रेस बढ़ चुका है, एंजाइटी बहुत ज्यादा आ गई है सब में, राइट? छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाते हैं, राइट? तो इस चीज के लिए हीलिंग किस तरीके से काम करेगी? अगर मेरे को अपना स्ट्रेस कम करना है, लेट सपोज आज मैं बड़ा परेशान हूँ, हालांकि मैं नहीं हूँ, मेरे को अपना स्ट्रेस कम करना है, मेरे को हीलिंग कैसे इम्पैक्ट करेगी? सबसे ज़्यादा ना मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, एंजाइटी में ही सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, स्पेशली रेकी हीलिंग। सबसे आसान वो है एंड सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल वो है कि आप खुद को, फैमिली मेम्बर सबको दे सकते हो। जैसे घर के रोज़ झाड़ू पोछा डस्टिंग कराते हो, आपको हीलिंग को भी उसी तरीके से देखना है। रोज़ 20 मिनट्स अपने लिए निकालो, सीख लो, बहुत आसान है। उसमें आप सिम्बल्स यूज़ करते हो जिसमें ऑलरेडी बहुत पावर्स हैं। सो आप उसमें चक्रा बैलेंस करते हो अपने, कि चक्रा बैलेंस है तो स्ट्रेस नहीं है। चक्रा से एक क्वेश्चन मैं इंटरलिंक करना चाहूंगा, योगा। अगर हम हीलिंग ना करके योगा करें तो वो चीज कैसे इम्पैक्ट करेगी? अब विच वन इज बेटर अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से हम जितने ये मॉडर्न जमाने के लोग हैं, योगा वोगा करके बहुत टाइम लगता है और बहुत डिसिप्लिन चाहिए कि माइंड भी उधर है, प्राणायाम भी कर रहे हो तो सांसों का ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट चीजें वही है, बट कलयुग में हमारे पास टाइम नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। सो लोग शॉर्टकट के लिए लेट्स डू हीलिंग। रेकी आप टीवी भी देख रहे हो तो भी कर सकते हो, भाई कहीं तो जा रहा है ना, जैसे न्यूट्रिएंट आपके पास जाते ही अगर आप खाना खा रहे हो तो। सो वो वाली चीज है, मोर टू बी प्रैक्टिकल। गॉट इट। और आपको स्ट्रेस एंजाइटी तभी होता है जब आपके चक्रा का बैलेंस हिला हुआ होता है, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव लोगों से मिल रहे हो, खुद बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। इम्पैक्ट तो देखा जाए हमारे आसपास के लोगों से ही पड़ता है। हाँ। कि हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। करेक्ट, राइट? अगर नेगेटिव होगा, अगर वो ज्यादा नेगेटिव हो गया, देन पीपल थिंक यार आई नीड सम अदर रेमेडीज। भाई इसीलिए मैं न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी हेल्प लूं, अगर मेरे को उस वे से भी मैं देखूं, टैरो रीडिंग कराऊं या एक हीलिंग कराऊं। अच्छा, आप ये बताओ मेरे को, आपका कोई ऐसा लाइव एक्सपीरियंस जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल रहा हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब
लेट्स मेक इट टर्न इनटू अ हॉरर एक्सपीरियंस जो आप भी शॉक्ड हो गए, यार क्या हो गए, क्या कर लिया मैंने। अच्छा, मतलब हॉरर वाला चाहिए या अच्छा वाला चाहिए? एनीवन Okay. व्हिच इज मोर, मतलब हमारे लिसनर्स को मजा आए। बहुत सारे हैं। सो जैसे हम पहले अच्छा वाला देखते हैं। हाँ जी। मैं अपना ही पर्सनल एग्जांपल देती हूँ, क्लाइंट्स के तो बहुत सारे हैं। चलो क्लाइंट से स्टार्ट करते हैं। एक क्लाइंट थे जिनके ऊपर, और ये भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, इनके okay. ऊपर इन्हीं के नोन्स ने ब्लैक मैजिक करा रखा था। बहुत लोगों को लगेगा नहीं होता है, ये नहीं होता है, व्हाटएवर। उन्होंने रेकी करवाई। इनफैक्ट अब उन्होंने रेकी सीख भी ली, उनको इतना इम्पैक्ट मिला है, सो नहीं पाते थे, एंड वेरी ब्राइट पर्सन, ठीक है। और फालतू की लड़ाइयाँ हो रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सब धीरे धीरे रेकी से कटी, ठीक है। उन्होंने एक खुद चीज़ भी ये रेकी है। सीख ली अपने, वो अपना इतने solution ज़्यादा पाने के इम्प्रेस लिए। थे, हाँ, कि उन्होंने अल्टीमेटली वो सीखा। अपना मैं एग्जांपल दूं, अगर पर्सनली मैंने इतनी लाइफ में अपनी चेंज देखा है। मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, इम्यूनिटी मेरी बहुत डाउन थी। Got it. जिस दिन मैं रेकी नहीं करती हूँ उसी दिन बीमार पड़ती हूँ मैं। अब इसको आप डिपेंडेंसी समझो या क्या समझो, आई मींस डोंट अगर नो, मैं ये कहूँ कि इट इज वेरी रेकी इंपॉर्टेंट। इज योर हैबिट नाउ, हाँ, राइट, कि जो आसपास मेरे बदल कोई- ही नहीं हाँ, सकते आप ना, हाँ, ये कह लो। बिल्कुल इतना इम्पैक्ट मैंने देखा है। धीरे धीरे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होती जाएगी। और द गुड पार्ट इज आपके फेस पे ग्लो आता है, स्किन अच्छी रहती है, वेट सही रहता है। तीसरा चीज़, मेरे डैड को डेंगू हुआ था। माई डैड इज़ अ डॉक्टर, Okay. ठीक है। और पता नहीं कितने टाइम से डेंगी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कॉल इट दशा की वजह से हुआ, जो काफ़ी बुरा था। तब मैंने सबसे ज़्यादा हीलिंग का इम्पैक्ट देखा, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल्स इतनी जल्दी मानते नहीं है, बट जब खुद ही आदमी बिस्तर पे पड़ जाता है तब उनको लगता है चलो यार Then जो they है कर दो। realize. तब मैंने लामा फेरा का इम्पैक्ट देखा, जो बिल्कुल सर्जरी की तरह काम करती है, लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी है। तो मैंने कैंडल हीलिंग्स करी, टैरो स्पेल करे, बिकॉज रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब हो रही थी। रेकी हीलिंग करी, बिकॉज रेकी हीलिंग से क्या होगा कि जो आपको मेडिसिन से नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं ना, वो भी कम हो जाते हैं, रिकवरी जल्दी हो जाती है। इट्स अ पॉजिटिव, तब तो मैंने शॉकिंग चीज़ डिफरेंस देखा है सबसे ज़्यादा। हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस तो आई विल से कि बहुत बार ये होता है कि लोग इतने नेगेटिव आते हैं कभी कभार। आप प्रोटेक्शन सिंबल्स तो चलो बना के बैठे हो, मैं बहुत शुरू की बात कर रही हूँ, क्रिस्टल टूट गया, आप बीमार पड़ गए, या फिर रीडिंग अगर मैं कर भी रही हूँ, देयर वाज दिस फीमेल क्लाइंट हु केम, सरचार्ज रीडिंग ली उन्होंने कि बस आप अब भी करो ऐसा, एंड कोई नई बंदी थी। उन्होंने मुझे बताया किसी से अरेंज मैरिज सेटअप में मिली थी। शी फेल्ट सुसाइडल, व्हाई? Because the guy ended up molesting her. She was like, I'm happy God, okay. that I didn't get raped. And I was like कि भाई अब लोगों को मतलब ना हीलिंग्स आती हैं, अच्छा है चलो गाइडेंस, बिकॉज somebody is feeling suicidal, so then you feel कि ये काम कितना important है। एंड सेकेंड कि आप ये देखो कि लोग अपनी पावर कितना खो रहे हैं। मैंने बोला आप अपने ब्रदर को बता देते, ब्रदर की अपनी प्रॉब्लम्स है, इंटरनली दे आर नॉट कुछ स्ट्रांग। बोलते, एग्जैक्टली। सो आई फेल्ट उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइड कि जिस मतलब कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये चीजें सुनते भी है ना, तो ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन नेचर हमें भी इम्पैक्ट पड़ता है यार, सो नहीं होना चाहिए ना। काफ़ी हॉरिफाइंग था। ओके, पावरफुल एक्सपीरियंस हमने शेयर कर दी। बेसिकली मेरा जानने का पर्पस यही था कि कोई हॉरर एक्सपीरियंस आप शेयर करो, दैट एक्सपीरियंस जो आपको पर्सनली इम्पैक्ट करा, दैट इम्पैक्ट्स ऑन अ पर्सन, राइट। बट यहाँ हम थोड़ी सी भूतों की बातें जानना चाह रहे हैं, कोई हॉरर एक्सपीरियंस जो रहा हो। वो जब मैं हीलिंग्स करती हूँ ना, स्पेशली कैंडल हीलिंग या आप स्पेल्स वगैरह करते हो, अब तो मैं बहुत प्रोटेक्शन सिंबल्स वगैरह बनाती हूँ, पहले ही बनाती थी, बट बिकॉज ये एक दो लाइक सिंबल्स बता दीजिए, प्रोटेक्शन सिंबल्स, एनी वन। ये सिंबल्स ऐसे बांटने या बताने अलाउड नहीं होते हैं। हाँ, आपको इसकी प्रॉपर अट्यूनमेंट लेनी होती है, यू आर नॉट अलाउड। आफ्टर दिस पॉडकास्ट आप मेरे को बता देना। डन, इट इज लाइक टेक इट एज अ सेफ साइड। वाईफाई की तार खींचनी पड़ती है ना, वैसे आपको मास्टर से अट्यूनमेंट लेना पड़ता है, वरना आपके लिए काम नहीं करते, तो वो वाली चीज होती है। कोई नहीं, आप टिप्स दे देना थोड़ी। डन मैं दे दूंगी। ठीक है, परफेक्ट। सो ओके, सो हीलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए हमारे, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हो गए, टैरो रीडिंग से रिलेटेड हो गए। अब थोड़े से ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे बात करेंगे हम लोग, राइट। तो आप नॉर्मली बताइए, लाइक मैंने जब आपको इंस्टाग्राम मैंने आपका देखा, आई सॉ योर मेनी रील्स, उसमें आई लाइक लव्ड ऑल द रील्स। अब आप मेरे को ये बताइए कि आपने कभी किसी सेलिब्रिटी की, अगर मैं बात करूँ तो आपने कभी किसी सेलिब्रिटी की रीडिंग या हीलिंग आपने कभी करी है? बहुत करी है। एंड इनफैक्ट सेलिब्रिटी से लोगों को लगता है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मतलब आप
मेडिकल फील्ड ले लो, कॉर्पोरेट ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ले लो, क्रिकेट ले लो, सब सेलिब्रिटीज आर व्हाट नोन पीपल और जिन्होंने महारत हासिल करी अपनी इंडस्ट्री में। मैं तो उन्हीं को सेलिब्रिटी बोलूंगी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आल्सो। इफ दे आर लाइक परफेक्ट इन देयर प्रोफेशन, राइट, दे आर सेलिब्रिटीज, राइट, उनको उस एरिया में वो सेलिब्रिटी ही ट्रीट करे जाएंगे, वेदर इट इज इन अ लाइन ऑफ पॉडकास्ट, एक्टिंग या सिंगिंग कह लो, तो दे आर सेलिब्रिटीज, राइट। हाँ, ओके, ठीक है। कोई नाम बताना चाहेंगे आप? एनीवन? मैं क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करती हूँ, चाहे आप सेलिब्रिटी हो नहीं हो, या ये अपने मैं पेज में भी आपकी बात देखोगे परफेक्टली कि आप- एग्री करता हूँ, नहीं नहीं तो- बताना चाहिए। हाँ, Right? वो चीज है। Then they think कि यार आप पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यों शेयर कर रहे हैं, राइट? करेक्ट, मतलब वो मेरी पॉलिसी है, इट्स नॉट जस्ट फॉर And सेलिब्रिटी। people will definitely poke them कि यार आपने इनसे कराया था। हाँ। They will definitely judge on the basis of that. तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए, जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उनके लिए कोई जनरल टैरो रीडिंग से रिलेटेड एडवाइस या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड एडवाइस, एनी टिप कि इसमें जाना चाहिए या आप इस चीज को फॉलो कीजिए, कुछ भी आप एक टिप देना चाहे, वो क्या देंगे आप? मैं एक तो डेफिनेटली ये बोलूंगी कि आपको सबसे ज्यादा गाइडेंस की तरह देखना चाहिए इन साइंस को, Okay. इंस्टेड ऑफ लोगों को ये मैंने बहुत देखा प्रिडिक्शन दे दो, रेमेडी दे दो। लोगों ने मल्टीविटामिन बना रखा है इसका कि उसको बहुत सुपरफिशियली देखते हैं। ये साइंसेस उससे बहुत ज्यादा डीपर है। जैसे हम गूगल मैप खोलने की आदत हो गई है ना, दैट इज व्हाट माय मिशन इज। जब मैंने इन साइंसेस को समझा तो मैं भी बहुत नकारती थी कि ये क्या बेवकूफी अंधविश्वासी चीजें हैं, जो जिनको नहीं पता वो डेफिनेटली यही Correct, कहेगा। क्योंकि अवेयरनेस भी कम है, एग्जैक्टली। है ना। तो वो चीज़ है कि आप इसको गाइडेंस के तौर पे देखो, एंड मैं तो बोलूँगी सीख लो, क्योंकि आप अपना और अपने आसपास वालों का बहुत भला कर सकते हो। नहीं है तो डिसाइड द राइट पर्सन टू गो टू। कि लोग क्या होता है, किसी के पास गए हैं, एडवाइस लेने के लिए हाँ, आप जा जैसे हम सकते हो, डॉक्टर्स के सीखो पास मत। जाते हैं तो अब अवेयरनेस है, इस डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो दूसरे के पास जाते हो ना। तो सेम बात है कि इन साइंसेस में पावर है। हो सकता है आप जिसके पास गए, मैंने क्या Okay. बोला था, दैविक विद्याएं Right. जब तक यूनिवर्स या भगवान नहीं चाहेगा, नहीं ही आपका ना विश्वास बैठेगा, ना आप अट्रैक्ट करोगे। आपने भी मेरी रील देखी, मस्ट बी फॉर अ रीजन। एग्जैक्टली, दैट ट्रस्ट। देखो, अगर हम भी मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, And there राइट? is a गॉड higher आल्सो power. वांट कि यार Correct. इसको हम इससे मिलवाएं, इसको इससे मिलवाएं, Absolutely. देन दे विल गेट टू नो द एग्जैक्ट पिक्चर। एंड दीज आर ब्यूटीफुल गाइडेंस साइंसेस। Perfect. बट लोगों को लगे कि नहीं, मैं घर पे बैठ जाऊं, कर्म कुछ करूं नहीं, यही मेरा शॉर्टकट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, 2025 के लिए कोई न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन आप बता दो, कोई नंबर ही, चलो नंबर तो आपने बता दिए, 5 नंबर को एक न्यूट्रल नंबर आपने बताया, राइट? या कोई ऐसी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन जो लोगों को फॉलो करे, अगर तो कुछ बेटर हो जाए उनकी लाइफ में। ठीक है। अब अगर हम बहुत जनरल देखें इस चीज़ को, 2025 एड्स अप टू 9, यानी कि मंगल का साल। मंगल इज वेरी फेमस फॉर अग्रेशन, गुस्सा, करेज, जो पहले कभी करने की हिम्मत नहीं, अब हो जाएगी। अब इट विल डिपेंड ऑन योर चार्ट। या तो आप देखोगे कि अगर आपके पास मंगल नेगेटिव बैठा है आपके चार्ट में, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो उनको पहले अपना चार्ट दिखाना चाहिए कि आप हाँ। पहले बिगनिंग से स्टार्ट करो, बेसिक से करो। हाँ। ये नहीं कि कुछ भी हमने नंबर उठाया, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, चल भाई हो जाएगा, वो बढ़िया तो था। डेफिनेटली है वो ना, है। वो अवॉइड करें। एक्चुअली आंसर जो आपने पिछला पूछा क्वेश्चन वो ज्यादा है ये करते एंड हैं गुस्सा बहुत देखोगे। और जनरल में चीज़ ये बोलूँगी, अगर आपको अपना मंगल बैलेंस करके चलने में साल अच्छा चाहिए, प्लीज़ वर्कआउट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, जिससे भी आप स्वेट करो ना, ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, ठीक है, योगा भी करो तो 100 सूर्य नमस्कार कर लिए, वट एवर योर कैपेसिटी अलाउज, वो है। नहीं तो आप देखोगे बहुत ज़्यादा रोड रेज, ब्लड प्रेशर के इश्यूज, बिकॉज मंगल इज ऑल्सो ब्लड। वही बात होगी ना कि एक्सेसिव कोई भी चीज मतलब खराब है, बिल्कुल, राइट? ज्यादा कुछ करो ही मत, हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आप, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो अगर आपने बहुत ज्यादा न्यूमरोलॉजी के बारे में पढ़ा है, तो तब भी आपको ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी किसी को आंसर देने में, किसी को समझाने में? किस तरीके से, मतलब इम्पैक्ट लाइक इम्पैक्ट कि आपको बहुत ज्यादा डीप नॉलेज है रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, तो आपके आंसर्स एक दूसरे से टकराते हैं नहीं कि ये यार बहुत ये भी अच्छा मैं इसको question है। बताऊं या ये भी बताऊं? अगर आपको साइंस आती है ना, जैसे बहुत लोगों को ये लगता है कि न्यूमरोलॉजी टैरो से सुपीरियर है, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से सुपीरियर है, ऐसा नहीं है। इट इज कि अगर आपको साइंस आती है, क्योंकि आप सेम बंदे का ही कर्म पढ़ रहे हो ना, राइट? ठीक है, अगर आपको ढंग से आता है आप सेम आंसर निकालोगे। ये रोज होता है मेरे साथ, और मेरे मेंटर्स ने भी यही सिखाया था, तब मुझे लगा था नहीं यार ऐसे नहीं होता, क्योंकि हम ये देखते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी सबसे बेस्ट होगी। Right. अगर आपको साइंस आती है ढंग से, आप सेम आंसर निकालोगे। टैरो भी वही चीज बताएगा, Right. कुंडली भी वही चीज बताएगी, न्यूमरोलॉजी भी वही चीज बताएगी, परफेक्ट। क्योंकि सेम आदमी की बात कर रहे हो ना। सो इट इज लाइक आप होम्योपैथी के थ्रू देख रहे हो, एलोपैथी या आयुर्वेदा, बॉडी तो सेम ही है। तो देखिए, एंड में मेरे को जितना समझ आया सारी चीजें, कि अगर न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, हीलिंग, ये सब एक डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सबकी डिफरेंट वाइब्स हैं, बिल्कुल। सबका डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन नेचर पर, राइट? सो
एवरीथिंग इज वेरी डीप, ये कहो एंड दे आर वेरी सबकी knowledge। कॉम्प्लीमेंटरी, नहीं तो कोई दूसरी मोडालिटी बनती ही नहीं। जो चीज़ आप Okay. टैरो से बता सकते हो, Okay. फॉर एग्जाम्पल आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से ये नहीं बता सकते वो बंदा मेरे लिए क्या फील करता है, वो सिर्फ टैरो से बता सकते वो हो। टैरो से बता सकते या हैं। फिर अगर आपने न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी से देखा फाइनेंस या अकाउंटिंग में बहुत अच्छा करोगे, अब आपके पास 4 कंपनी के ऑफर्स हैं, डिसीजन मेकिंग आपको हमेशा टैरो बेस्ट बताएगा और ये भी बताएगा इधर जाओगे तो जोड़नी कैसी है, यहाँ पे पहले लड़ाइयाँ होंगी या पैसा बहुत अच्छा रहेगा पर तेरा दिल खुश नहीं रहेगा, तेरे को वो चलेगा तो कर। बहुत बार हम बहुत सारे ऑफर्स इसीलिए लेते हैं, राइट। कुछ हमारे को होता है कि यार काम करने में मजा आना चाहिए, मुझे पैसे कितनी नहीं है, वो सब आपको टैरो बताएगा। तो टैरो में एक चीज मेरे को बताओ, आजकल लोग पैसे के पीछे बहुत भाग रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है ये। तो पैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा कमाने हैं तो न्यूमरोलॉजी भी हेल्प करेगी इस चीज में? न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि पैसा आदमी पूरी जिंदगी कमाता है। टैरो गया बोला मैंने एनर्जी बेस्ड टूल है। सो न्यूमरोलॉजी में जो सबसे पहली चीज बताई थी मैंने 4 and 3 वाली, कि आपकी जिंदगी के 2 घोड़े ऐसे जा रहे हैं तो प्रॉब्लम है ना, जब हमने ऐसे कर दिए तो लाइफ track में स्मूथ आ हो गए। जाएगी। और उस प्रोफेशन में जाना जो मेरे नंबर सपोर्ट करते हैं। तो जितने भी ये एंटरप्रेन्योर्स कह लो आप, जितने भी बड़े बड़े नाम कह लो, 2-4 बिलियनियर्स, ये भी न्यूमरोलॉजी फॉलो करते होंगे आपके हिसाब से? ये एक्चुअली जेपी मॉर्गन का कोट भी है कि एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट साइंस इज एक्चुअली फॉर बिलियनर्स। मिलियनर्स may not believe in it, but billionaires definitely They do. believe, right? Yeah, because this is like आप एक्स्ट्रा डोज ऑफ लक बोलना चाहो, गाइडेंस बोलना चाहो। हमने सेलिब्रिटीज की बात करी, हमें लगता है यार इनको क्या कमी है, सेम इश्यूज होते हैं उनके, शुभ सेम। इनफैक्ट वो ज्यादा ओबीडियंटली फॉलो करते हैं चीजें बिकॉज दे हैव टू मच एट स्टेक। दैट इज वन। एंड सेकेंड, वो वहां पे इसलिए पहुंचे क्योंकि वो कर्म करने में और डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं। परफेक्ट। सो वो चीज़ सबके लिए अप्लाई करती है। भाई सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बिलियनर है ही, मिलियनर है ही। सो आपको अगर एक कॉल आउट करता है आप करो, वी आर नॉट ट्राइंग टू कन्वर्ट बट एनीवन। ऑब्वियसली सी सबका पॉइंट यही रहता है ना कि इफ दे हैव अ लॉट ऑफ मनी देन दे सेड टू बी अ बिलियनियर, राइट? डेफिनेटली। बट इफ दे हैव थिंग्स, जो ऐसी चीजें उनके पास जो उनको खुद ही बिलियनियर बना रही है लेकिन उनको पता ही नहीं है, दे हैव फैमिली। न्यूमरोलॉजी तो बहुत अच्छा हेल्प करता है बिकॉज आप नेम नंबर उस हिसाब से सेट कर सकते हो, मोबाइल नंबर उस हिसाब से सेट कर सकते हो, गाड़ी का नंबर उस हिसाब से कर सकते हो। तो ऐसा अगर इतना कुछ सेट करने लग जाएंगे, आपको नहीं लगता कि अगर उसको भी ज्यादा नॉलेज मिल गई, वो थोड़ा लाइक हर चीज में न्यूमरोलॉजी करने लगेगा? वो तो बताने वाले पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे आप जिम जा रहे हो अगर, या डॉक्टर के पास जा रहे हो, क्या आप हर बार फुल बॉडी टेस्ट या मैक्रोज माइक्रोज अपने जिम ट्रेनर से टेस्ट करवाते हो? नहीं। एग्जैक्टली नो। आप एक मेजर पहले साल के गोल डिसाइड करते हो या साल में एक बार चेकअप कराते हो, फिर अगर प्रॉब्लम्स आए देन यू सी। अदरवाइज 2 चीजें, या तो आप प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलते हो कि यार साल बढ़िया जाना चाहिए, मेरे ये गोल्स है, कैसे इस तरफ वर्क कर सकते हैं, मैं वो अप्रोच बोल रही हूँ फॉलो करने को। रिएक्टिव ऑब्वियसली मैं कहीं फंस गया, मुझे सर्जरी की जरूरत है तो सर्जन को बुलाऊंगी ना मैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सेम चीज है। एंड इसलिए हम हीलिंग मोडालिटीज यूज करते हैं। सॉर्टेड। आई गेस कि आपने मोस्टली सारे आंसर्स के, मतलब सारे क्वेश्चन के आंसर्स बढ़िया बताए हैं। एंड जितने भी मिस थे हमारे ऑडियंस के, लिसनर्स के, वो भी आपने क्लियर कर दिए ऑलरेडी क्वेश्चंस। कोशिश यही थी। राइट। अभी ना रिसेंटली हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि लाइक गोविंदा का डाइवोर्स हो रहा है। सो आपने अभी मेरे को स्टार्टिंग में बताया कि यार मैरिज भी हेल्प करती है न्यूमरोलॉजी में। बिल्कुल। तो अगर उनकी मैरिज को बचाना हो तो न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? परफेक्ट। सो मैंने दशा सिस्टम समझाया था, राइट? Right. कि हर किसी की डेट ऑफ बर्थ से डिफरेंट 2 दशा होती है, एक अंतरदशा, एक महादशा। अंतरदशा है मेरे इस साल के बर्थडे से नेक्स्ट साल के बर्थडे तक। Okay. इसलिए 1 Jan को अपना कुछ चेंज नहीं होता है, बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है। एक वो होती है, एक होती है महादशा। अगर मेरी 3 की चल रही है जुपिटर की तो 3 साल तक चलेगी। अब 2 चीज़ें हैं, अगर मैं प्रोएक्टिवली काम कर रही हूँ तो मैं अपने बर्थडे के बाद दोनों की रेमेडीज करके रख लूँगी ताकि ये नौबत ना आए। दूसरा चीज़ है 4 और 8 को हम न्यूमरोलॉजी में, जो मैं मोडालिटी वैदिक वाली फॉलो करती हूँ, सेपरेशन नंबर्स बोलते हैं। जब ये सारी, अब क्या होता है मैरिज में, रिलेशनशिप्स में, हमेशा तो लाइफ ऐसी नहीं रहती है, बट करेक्ट। बहुत कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब सेपरेशन, डिवोर्स, इन तब तक बातें जाएं। वो दशाओं का खेल है। अगर दोनों के चार्ट में है तो होगा डेफिनेटली, अगर आपने रेमेडी नहीं करी है। 4 और 8 का चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप 3rd ईयर में हो अपने 4 वाली महादशा के, आप आए, मैंने बोला यार 1 साल और रुक जाओ वरना पछताओगे। उससे पहले आप न्यूमरोलॉजी मैच मेकिंग करके देखोगे कि भाई ये कंपैटिबल है भी, पहले आप उन्हें समझाओगे। पहले आप उनको बता देते हो, Correct. राइट, कि अगर आप इनके साथ अगर आपका फ्यूचर कॉम्बिनेशन होने वाला है तो माइट बी देयर आर चांसेस कि गड़बड़ हो सकती है। हाँ, वो आप पहले ही बता देते हो कि यार Intuition. इस साल में आप चुप रहना, इस साल में ये रहना, और क्या कॉम्बिनेशन रहा है। कभी कोई चुप कभार ना रहे तो कोई चुप ना रहे तो हम हीलिंग करेंगे फिर, और क्या करेंगे। ठीक है। अच्छा, सो एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं ना बहुत रील स्क्रॉल करता रहता हूँ, सो माइट भी हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स ही अगर क्वेश्चन कह लो आप इसको, ठीक है। कि
किसी के नाम में लेट सपोज SH है, श, और किसी के लाइक पार्टनर के नाम में A है, राइट? तो ये अल्फाबेट्स कैसे काम करते हैं, इनका बॉन्ड कैसा रहेगा, इस रील पे लाइक मिलियंस में व्यूज है, सॉरी मिलियंस में कहो, 1.5 मिलियन इतने लोगों ने शेयर करा. सो मींस देयर आर पीपल हु आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद दोस कॉम्बिनेशन, राइट? ठीक है, अब इसको ना लॉजिकली समझते हैं कि लेटर वाइज दो अलग लोगों की कंपैटिबिलिटी हम नहीं देखते हैं. क्यों? क्योंकि हम पैदा नंबर्स के साथ हुए थे. नेम न्यूमरोलॉजी इसीलिए सबसे बढ़िया करेक्शन है क्योंकि ये अपने हाथ में भगवान ने नहीं दिया. करेक्ट. तो अगर आप लॉजिकली देखो, अगर ऐसे होने लग गया तो कल मैंने अपना नाम श की जगह आर से स्टार्ट कर दिया तो क्या कंपैटिबिलिटी बढ़िया हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है. जो आप डेट ऑफ बर्थ से आए हो ना, उसके हिसाब से मैच मेकिंग, दैट मेक सेंस. ऑल्सो अगर आप ऐसे जैसे बोलते हैं कि रिलेशनशिप इश्यूज SH वालों को बहुत आते हैं, ये बहुत सुपरफिशियल तरीका है देखने का. जैसे आप नेम देखते हो ना, पहली बात, क्या S आपके लिए कंपैटिबल है आपके नंबर से? बेसिक वही है, हमेशा बेसिक को नहीं भूलना, सबसे पहली चीज़ वो है. फिर हर 2 लेटर का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, और हर प्लेसमेंट जो है ना कि H अगर एक्सट्रैक्ट करना है कहाँ करना है. अगर आपका नाम देखे U करना है, डबल O लेना है, राइट? B के बाद H हटा देना है, क्योंकि हर एक लेटर की जो पोजीशनिंग है, फर्स्ट पे क्या आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा. और आपको क्या चाहिए, मुझे फैमिली लाइफ अच्छी चाहिए तो आपका नाम उस हिसाब से डिजाइन होगा. बहुत डीप है. तो ऐसे होने लग गया तो बात ही क्या थी. तो लोग अल्फाबेट्स में भी एक अल्फाबेट ऐड कर लेते हैं, राइट? हाँ. अगर मैं कोई भी एग्जांपल लूं, लेट्स सपोज अमिताभ बच्चन में, अमिताभ में उन्होंने डबल A लगा दिया स्टार्टिंग में. अभी दे आर लाइक उनके नाम में A नहीं है एक्स्ट्रा, बट he is doing good, right? तो अगर वो ऐड कर लेते, क्या उनका डाउनफॉल आ जाएगा आपके हिसाब से? उनके चार्ट पे डिपेंड करेगा वो चीज़. और 2 चीज़ें हैं कि आप वो परमानेंटली रखना चाह रहे हो नाम, क्योंकि हमारा जो पुराना नाम है उसकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमें रेमेडीज करनी पड़ती है साथ में, और ये हम डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं करते हैं. फिर आप इस नाम को, नए नाम को वाइब्रेशन कितना दे रहे हो? क्या आपकी मूवीज़ में वो यूज़ हो रहा है? क्या जब आप प्रोडक्शन या कहीं पे भी जा रहे हो इंटरव्यू में वो वाला नाम फ्लैश हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय वर्सेस ऐश्वर्या राय बच्चन, सबसे फेमस एग्जाम्पल. ऐश साउंड जो है ना, इसको साउंड न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, नेम में ही आती है. उसमें बोलते हैं कोई एक एरिया ही सही चलता है, तो करियर या रिलेशनशिप. ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ इट. परफेक्ट. आपकी लाइक एक रील है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, एंड लाइक पीपल आर एंगेज टू दैट रील. सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था कि आपने बताया था कि जो DOB डेट ऑफ बर्थ है जिसका 2, 7 और 9 है, तो कहा जाता है कि आप लाइक उन पर काल सर्प दोष हो सकता है. तो क्या ये सच है? लाइक इसका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट या स्ट्रगल देखने को पड़ता है? परफेक्ट. ना इस पे ना सबसे पहली बात ये है कि 2, 7 एंड 9 है और कंजंक्शन है ये. तो काफ़ी लोगों को लगता है अगर 2 होगा, 7 हो गया, 9 होगा तो हो जाएगा. ऐसे नहीं होता है. पहली बात ये है कि ये तीनों नंबर्स होने चाहिए. दूसरी चीज़ है, इसमें हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू 1992 बॉर्न, 1 और 9 कंसिडर नहीं होगा. इसका भी लॉजिक है. इसीलिए मैं लोशो ग्रिड फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें आप सेंचुरी नंबर भी लेते हो. आप वैदिक में ना इसको मेल और फीमेल नंबर्स देखते हैं हम, और उस पर डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा लीडरशिप है, मिक्स है, वो सारी चीज़ें. बहुत ऊपर से बता रही हूँ मैं आपको. 1, 9 दोनों मेल नंबर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मेल नंबर्स हैं. ऐसे ही नहीं बढ़ सकते हैं. तो ये लॉजिक है, ठीक है. तो इसलिए बहुत बार लोगों के साथ वो रिलेट होता है, नहीं होता है. बहुत लोगों को ये लगता है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर 27 पे बॉर्न हो ना, आप पे ऑटोमेटिकली लगेगा कि बिकॉज 2 + 7 = 9, राइट? ठीक है. 2, 7 ऑलरेडी आ गया तो तीनों डिजिट्स आ गए. सबसे पहले ये चीज देखनी है कि तीनों डिजिट्स आने चाहिए. फिर कि 9 वो 19 वाला 9 नहीं आ रहा है, या 2000 वाला सेंचुरी वाला नहीं काउंट करेंगे हम, नहीं लेना है. हाँ, ठीक है. तो वो बड़ा मिथ हो जाता है लोगों को. एंड ये है कि आपको काट रहा हूँ मैं, सॉरी. अगर जिन लोगों के ऐसे जो आप बता रहे हैं लाइक 2, 7, 9 इस तरीके से काउंट हो रहा है, तो उनको डरने की जरूरत है? नहीं, डरने की जरूरत नहीं. ये मैं अपनी कंसल्टेशन में भी सबसे ज्यादा ये बोलती हूँ. सबसे पहला पॉइंट इज अवेयरनेस. आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं पता है तो आप घूमते रह जाओगे. वो डियर वाला एग्जांपल होता है ना कि कबीर का दोहा होता था कि वो खुशबू हर जगह ढूंढता होता है उसके अंदर होती है, उसके अंदर. सेम चीज है. आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, सब चीजें क्या बोलती है, अपने अंदर जानो, खुद को जानो. कि साइंसेस आपसे वही करा रही हैं. देखिए, मेरे को जितना समझ आया कि अगर खुद में कहीं ना कहीं अगर एक कमी कह लो या कोई नेगेटिव पॉइंट, देन यू नीड दीज थिंग्स. कोई भी चार्ट ना बुरा या अच्छा नहीं है. जो सब में बैलेंसेस हैं, आपको बैलेंसेस ढूंढने आने चाहिए. और मैं हमेशा प्रोएक्टिवली लाइफ टाइम की जो रेमेडीज है, प्रैक्टिकल रेमेडीज, ये नहीं कि मंदिर जाते रहे, जो मैंने अभी जैसे बताया. अगर कोई 1 और 2 से रूल्ड है, 1 बहुत वीक है, मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ नंबर्स को, ओवर पार्ड है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम चाहिए.
पावरफुल है अगर, तो उसकी एनर्जी मेंटेन रखनी है। तीसरा होता है बैलेंस नंबर, कि इसकी अगर आपने रेमेडी कर दी ना तो ये बैलेंस से वीक हो जाएगा। एक होता है वीक, इसकी पावर बढ़ानी है, ठीक है। बहुत टाइम इमोशनल इश्यूज तब आएंगे जब आपका 2 वीक चल रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। या फिर 2-8-4 का एक प्लेन बनता है। हमेशा आपके पास जो क्लाइंट आएगा, अगर आप 15 क्लाइंट ले रहे हो ना, 13 क्लाइंट्स को 2-8-4 का ही मिक्स होता है, क्योंकि आदमी आता ही तब है जब इमोशनल मेंटल हेल्थ इशू होंगे। तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, देन हाँ, आंसर कि हाँ इसका ही इलाज है, वो उसके साथ मैच करता है। और सेम 2-8-4 के कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं जब आप बेसिक और डेस्टिनी नंबर देखते हो, दशाएं क्या चल रहे हो देखते हो। इट इज़ सो सरप्राइजिंग। जैसे आप हॉरिफाइंग या इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, मेरे पास कोई क्लाइंट आए थे, मैंने न्यूमरोलॉजी पूरा कंसल्टेशन किया, मैंने अपने एनालिसिस में लिखा कि मूवी रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्री रिलेटेड कुछ काम, बट मुझे उनका करियर नहीं पता। बट यूजुअली आप नॉर्मल एक्सपेक्ट नहीं करते हो, यूजुअली सेलिब्रिटी एक्सपेक्ट करते हो। वो आए इसलिए थे कि उनकी मूवी रिलीज होनी थी। एंड आई वॉज सो अमेज्ड एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो कि भाई ये चीज़ कितनी सटीक लगती है, कितनी सटीक। सो वो होता है। एंड आपके सारे आंसर्स या स्ट्रेंथ्स उसी में छुपी हुई होती हैं। वही मैंने बोला कि अगर आपको मोडालिटी अच्छे से आती है ना, चाहे आप टैरो से देखो, न्यूमरोलॉजी से देखो, एस्ट्रोलॉजी से, वो आंसर सही बैठेगा। Got it. So this podcast I guess बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था एंड मज़ा आया आपसे बात करके अर्चिका। एंड गाइस, जितने भी लिसनर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे हम आप लोगों के लिए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे और ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे। सो मिलते हैं बहुत जल्द। बाकी ध्यान रखिए, जैसा कि अर्चिका ने कहा कि पेरेंट्स का भी ध्यान रखिए भाई, उनके साथ रहिए, टाइम स्पेंड कीजिए, दैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। एंड मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। दिस इज शुभ बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नो फालतू टॉक्स। थैंक यू।